आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम, सॉरी हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। जब हिस्टोलॉजिकल स्टडी की गई किडनी की, तो उसमें देखा गया कि जो ब्लड की सप्लाई है किडनी के अंदर, वो कैसी कैसी होती है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और इसमें आगे आपको बताने वाला हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि जो रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है इस ब्लड सप्लाई में, कौन सा पार्ट रीनल कॉर्टेक्स में होता है और रीनल मेडुला में कौन सा होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड क्लिनिकली भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो रीनल आर्टरी जो होती है, वो सभी को पता है कि आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। तो जो किडनी के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो रीनल आर्टरी से आता है। रीनल आर्टरी जो है वो आगे जाके इंटरलोबर आर्टरी में कन्वर्ट, इंटरलोबर LOBAR लोबर आर्टरी में कन्वर्ट होती है, या उसमें ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड पंप करती है। फिर होती है आर्क्यूएट आर्टरी, उसके बाद आती है। ठीक है। आर्क्यूएट आर्टरी है। फिर है इंटरलोब्यूलर आर्टरी, लोबर ऊपर थी। फिर है लोब्यूलर आर्टरी, जो होती है उसमें ब्लड आता है या उसमें वो कन्वर्ट होती है। रीनल आर्टरी, लोबर, आर्क्यूएट, इंटरलोब्यूलर। फिर है एफरेंट। ठीक है। एफरेंट, ए याद रखें, एफरेंट आर्टीरियोल जो होता है वो होता है। फिर है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के पहले। ठीक है। या ग्लोमेरुलस में जो ब्लड लेके आ रहा है वो कौन आ रहा है, एफरेंट आर्टियोल ए लेके आ रहा है। और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड आगे जाता है वो इफरेंट आर्टीरियोल में जाता है, जो होता है EA। ठीक है। तो एफरेंट आर्टीरियल, फिर है ग्लोमेरुलस बनता है। ठीक है। और फिर है एफरेंट आर्टीरियल, और एफरेंट आर्टीरियल जो होता है फाइनली फॉर्म करता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिलरी होती है किडनी की। एंड फाइनली आगे तक क्या फॉर्म होता है, ये हम इसे बोलेंगे, ये जो है आपका वासा रेक्टा। ठीक है। वासा रेक्टा, एग्जैक्टली जो वासा रेक्टा यही है आपका रीनल आपकी आर्टरी है। फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी है, एक आर्क्यूट आर्टरी है। ये लोबर हो गई, इधर लोब्यूलर हो गई। एफरेंट आर्टीरियल हो गया, ग्लोमेरुलर हो गया, इफरेंट आर्टीरियल हो गया, एंड पेरिट्यूबुलर आर्टरी हो गई। ठीक है। मीन्स वासा रेक्टा आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये ब्लड सप्लाई आपको यहाँ पर मिलती है जब हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो। ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्लोमेरुलस जो होता है, या ग्लोमेरुलाई जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है उसके आजू बाजू एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल होते हैं। ठीक है। इफरेंट आर्टियोल से क्या बनती है, इफरेंट ई वाली से पेरिट्यूबुलर आर्टरी फॉर्म होती है। ठीक है। आगे जाके देखते हैं ग्लोमेरुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, मतलब ग्लोमेरुलस में, या जो फिल्ट्रेशन बैरियर्स होते हैं, जो फिल्टर करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फिल्टर करते हैं, वो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, जैसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर बोलते हैं। इसमें होता है पहला फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। पहली जो बैरियर है वो उसका नाम क्या है, फेनेस्ट्रेटेड फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। दूसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो नेगेटिवली चार्ज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो प्रिवेंट करती है, मतलब प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल या प्रोटीन मॉलिक्यूल के, या लार्ज प्रोटीन को पास करने में रोकती, प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाहर जाने से रोकती। खासकर एल्ब्यूमिन की हम बात करते हैं, उनको लीक होने से रोकती है। और लास्ट में पाया जाता है पोडोसाइट, जो क्या फॉर्म करता है, फिल्ट्रेशन स्लाइड फॉर्म करता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो बैरियर वो तीन है। पहला है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो नेगेटिवली चार्ज होती है और जिसका काम होता है लार्ज प्रोटीन को जाने से रोकने में। ठीक है। और तीसरा होता है पोडोसाइट्स, जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं और जो फिल्ट्रेशन स्लाइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये भी शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आगे हम देखते हैं क्लिनिकली रिलेशन कैसा है। पहले हम बात करेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डिजीज़ होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है।
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब आपके नेफ्रॉन में एंड जो ग्लोमेरुलर पार्ट है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लेमेशन आना, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई जो लीडिंग करता है, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो डिजीज़ होती है, एग्जैक्टली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई होता है। और जब भी इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन यूरिया एंड हेमेचूरिया, ठीक है। तो जब भी ग्लोमेरुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पर जो ग्लोमेरुलाई के जो बैरियर्स होते हैं, जो प्रोटीन को जाने से रोकते हैं, वो प्रोटीन को रोकने वाला जो मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो छेद होते हैं, जो छेद होते हैं उनके डायमीटर बढ़ जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लामेशन, जिस कारण से वहाँ से प्रोटीन लीक होता है। जब प्रोटीन पेशाब में आने लगता है और लगातार प्रोटीन पेशाब में आएगा क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ क्या हो गया है, ग्लोमेरुलाई हो गया है, या हम जिसे बोलेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल दें टेक्निकल लैंग्वेज जो होता है। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, जिसमें से प्रोटीन लीक होगा और जैसे ही प्रोटीन यूरिन में आ जाएगा तो हम इसे बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। यूरिया आखिरी में आ रहा है मतलब प्रोटीन का है में यूरिन में। एंड नीचे होता है हेमेचूरिया। यूरिया मतलब यूरिन में क्या आ गया आपका ब्लड आ गया, तो ब्लड मिलता है यूरिन में और प्रोटीन आपको मिलता है। आगे हम बात करेंगे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो होता है वो डैमेज टू ट्यूब्यूल्स करता है ड्यू टू स्टीमिया एंड टॉक्सिन्स। स्टीमिया मतलब होता है किसी भी एरिया में ब्लड की सप्लाई कम हो जाना, किसी भी एरिया में ब्लड की सप्लाई कम हो जाना। जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, जिस कारण से वहाँ की सेल डेड हो जाएंगी, मींस वहाँ पर आपको नेक्रोसिस मिलने लगेगा। तो इस्चीमिया में ब्लड की सप्लाई कम होती है एंड और टॉक्सिन जाते हैं जो ट्यूब्यूल्स को डैमेज करते हैं और क्या होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आपको मिलती है। आगे हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब जिस पेशेंट की डायबिटीज़ लगातार कंट्रोल में नहीं रहती है, वो लगातार बढ़ी रहती है, जिस कारण से उनकी किडनी ख़ासकर नेफ्रॉन की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है। डायबिटीज़ के लगातार बढ़े रहने के कारण या शुगर लेवल बढ़े रहने के कारण, तो हम उसे बोलते हैं डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, मैंने बात की थी अभी, वो थिक हो जाती है और जिस कारण से किडनी का डिसफंक्शन आपको मिलता है, ठीक है। जो किडनी की जो बेस मेम्ब्रेन है वो इतनी मोटी हो जाती है कि किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो स्लो हो जाता है और फाइनली आपको किडनी डिसफंक्शन मिलती है, किडनी फेल मिल सकती है, किडनी ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी हो गई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम एक डिफरेंस याद कर लें कि कॉर्टेक्स पार्ट होता है जो आउटर होता है, मेडुला होता है जो अंदर का होता है, ठीक है। तो रीनल कार्पस्कल कहाँ होते हैं, आपको मिलेंगे कॉर्टेक्स में मिलेंगे, अपने देख चुके हैं कॉर्टेक्स में मिलेगा, मेडुला में नहीं होगा, ये एग्जाम में आता है। फिर है जो आपको याद रखना है प्रॉक्सिमल और पीसीटी और डीसीटी कहाँ मिलेगा, आपको कॉर्टेक्स वाले पार्ट में मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और कुछ पोर्शन आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन मेन जो है आपका जो है पीसीटी रिसीट जो है मेन आपको कहाँ मिल रहा है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट में मिलेगा। लूप ऑफ फिनले कहाँ मिलेगा, आपको बहुत कम मात्रा में कॉर्टेक्स मिलेगा, लेकिन मेन जो अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा, मेडुला में आपको मिलेगा, याद रखना है। कलेक्टिंग डक्ट भी जो होता है वो आपको मेडुला वाले पार्ट में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, प्रोमिनेंट मिलेगा, ठीक है। और ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ पाई जाती हैं, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, और वासा रेक्टा कहाँ पाया जाता है, आपके मेडुला में। मेडुला में वासा रेक्टा है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ पर हैं, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें, रीनल कार्पस्कल मतलब आपका कॉर्टेक्स, पैरामिड्स कहाँ होते हैं, मेडुला में होते हैं, पीसीटी डीसीटी कॉर्टेक्स में होता है, लूपा फिनले हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये आपके मेडुला पार्ट में होता है, पेरिट्यूबुलर आर्टरी कॉर्टेक्स में होती है, एंड वासा रेक्टा जो होता है मेडुला में होता है, जो ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।